नमस्कार साथियों, NV संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम देखो समास पढ़ेंगे। संस्कृत समास की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं और इस तरीके से मैं आपको समास बताऊंगी कि आपका एक भी क्वेश्चन समास में गलत नहीं होगा। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, बातें नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक आपको नोट्स बनाने हैं। अगर बने हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हुए हैं तो आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो समास बताऊंगी वो आपके रीट प्री के लिए, रीट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी और रीट वाले बच्चे भी, और जो संस्कृत डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम देंगे वो बच्चे भी देख सकते हैं। सभी के लिए क्लास उपयोगी होने वाली है, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले आपको क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुँच जाए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संस्कृत समास। संस्कृत समास, संस्कृत में समास, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं कि समास अब कैसे बनता है, तो बनता कैसे है समास, इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है ना। तो व्युत्पत्ति की बात हम करते हैं। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है, इसका अर्थ है सम उपसर्ग है। इसमें क्या है? सम उपसर्ग प्लस असु, अस धातु है, अस धातु प्लस घय प्रत्यय है, घय प्रत्यय, ये मिलकर अब यहाँ पे सम प्लस अस प्लस घय है ना, बराबर समाशय है। समाशय ये रूप बनता है। लेकिन इसमें अस को आस हो जाता है ना, अस को आस हो जाता है और आस होकर आपका यहाँ पे समास बनता है ना। सम अस घय बराबर समास। अब ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, तो कई बार क्वेश्चन आता है स समाशय है, तौ समाशय है, सा समाशय है ना। तो आपको लिखना है स समाशय है, स समाशय है, स समास है। ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग है तो क्या लिखेंगे? स समाशय है, स समाशय है, ऐसा हम लिखेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं स समाशय लिख के इसकी परिभाषाओं की। इसकी परिभाषाएं क्या है? परिभाषाएं, परिभाषाएं देखो, इसकी परिभाषाएं हैं सम सनम समास है, सम सनम समास है। ये व्याकरण सम्मत परिभाषा है, व्याकरण सम्मत, व्याकरण सम्मत परिभाषा है सम सनम समास है। एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है तो यही परिभाषा पूछी गई है। परिभाषा तो और भी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना। एक परिभाषा है पदानाम, एक पदी भवनम समास है, समास है। पदों का एक होना ही समास कहलाता है, यानी दो या दो से अधिक पदों का एक होना ही समास है। लेकिन व्याकरण सम्मत परिभाषा आपकी ये वाली है, ये इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको इसकी परिभाषा सम शनम समास है, ये तो याद रखनी है। साथ में ये भी रख लेना। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब देखो समास क्या है कि दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। लेकिन ये समास कार्य आकांक्षा, योग्यता और अन्विति से युक्त पदों में ही संभव है ना। दो या दो से अधिक पद हो और उनके बीच में अगर कोई विभक्ति हो तो विभक्ति को हटाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत है, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ तो ग्रामस्य गत है। हम इसका वो पद बनाएंगे तो ग्रामस्य गत है, और पद बनाएंगे विग्रह है ना, विग्रह करेंगे तो ग्रामस्य गत है, और पद बनाएंगे तो ग्राम गत है। तो गांव को गया हुआ, इसमें को का लोप हो जाएगा। तो दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति हटाकर एक नया पद बनाया जाना ही समास कहलाता है। लिख लो आप, दो या दो से अधिक पदों के अधिक पदों के बीच की विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाया जाना ही समास कहलाता है, ही समास कहलाता है। जैसे ग्रामस्य गत है, ग्राम गत है ना। जब उनकी विभक्ति हटाकर एक नया पद बनाते हैं तो ही वो क्या कहलाता है, समास। इसलिए दो या दो से अधिक पदों के बीच में ही विभक्ति हटाकर, और समास का कार्य होता है वो दो पदों के बीच में होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पदविधि। पदविधि का प्रयोग किस में होता है, पदविधि ये समास में काम आती है ना, समास में। और एक होती है व्रणविधि, व्रणविधि ये आपके संधि में काम आती है, व्रणविधि संधि में काम आती है, और पदविधि आपके समास में काम आती है ना। तो अब इसको क्या कहते हैं, समर्थ है पदविधि, समर्थ है पदविधि, यानी समर्थ पदविधि क्या है, समर्थ। समर्थ क्या है, सामर्थ्य भाव है, समर्थ है, सामर्थ्य भाव है, समर्थ है। सामर्थ्य का भाव ही समर्थ कहलाता है। और अब आपका सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, सामर्थ्य दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका विअपेक्षा भाव लक्षण सामर्थ्य, और एक होता आपका एकार्थी भाव लक्षण सामर्थ्य। ये दो प्रकार का होता है ना। ये सामर्थ्य आपका दो प्रकार का होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गए स्क्रीनशॉट।
गर्मी में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है मेरे को। तो मेरी एक छोटी गुड़िया है, वो भी बहुत पानी पीती है मेरे जैसे, और पीना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जितना पानी पियोगे बीमारी उतनी ही दूर जाती है शरीर से। अब हम वृत्ति की बात करते हैं। समास में हमें वृत्ति शब्द भी पढ़ने को मिलेगा। वृत्ति, इसकी परिभाषा है प्रार्था विधानम वृत्ति ही, यानी उसी अर्थ को दूसरे प्रकार से कहने का तरीका वृत्ति कहलाता है। उसी अर्थ को दूसरे प्रकार से कहने का तरीका, उसी अर्थ को दूसरे प्रकार से कहने का तरीका वृत्ति कहलाता है। कहने का तरीका वृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्ति। अब वृत्ति 5 प्रकार की होती है। वृत्ति के भेद, वृत्ति के भेद 5। कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनादन्ते धातु। सनादन्ते धातु, ये 5 जो भेद हैं वो आपके वृत्ति के ही है। प्रार्था अभिधानम वृत्ति। अब आपसे पूछेंगे क्या एग्जाम में, केवल इसकी ये परिभाषा आएगी बस, और यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। वृत्ति ही कह अस्ति, और 4 ऑप्शन दे देंगे, प्रार्था अभिधानम वृत्ति या और कोई ऑप्शन दे देंगे, है ना। तो फिर आपसे ये पूछ लेंगे कि प्रार्था अभिधानम वृत्ति, तो आपको केवल इसकी परिभाषा याद रखनी है और इसके भेद कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनादन्ते धातु, ये 5 प्रकार की होती है। हो गया स्क्रीनशॉट? देख लो, मैं संस्कृत का कीड़ा बना दूंगी आपको, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। एक भी क्वेश्चन संस्कृत में आपका गलत नहीं होगा। संस्कृत में मैं जब भी एग्ज़ाम देती थी तो मेरे 140 प्लस क्वेश्चन सही होते थे, मतलब कि नेगेटिव में तो जाते ही नहीं थे कभी। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ संस्कृत सब्जेक्ट में, एमए संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो हम बात करते हैं विग्रह, बार बार आएगा लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। विग्रह क्या है? क्या है विग्रह की परिभाषा? विग्रह वर्त्यार्था अवबोधकम बोधकम वाक्यम विग्रह है। अब इसको देखो, वृत्ति, अर्थ, अवबोधकम। अब इसका अर्थ है वृत्ति के अर्थ को अच्छी प्रकार से जानना ही विग्रह है। वृत्ति के अर्थ को अच्छी तरह, वृत्ति के अर्थ को जानना ही विग्रह कहलाता है। वृत्ति के अर्थ को जानना ही क्या कहलाता है? आपका विग्रह। अब विग्रह 2 प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। विग्रह के भेद 2 होते। एक होता आपका लौकिक विग्रह, और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह।
क्लियर? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, है ना। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है और क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं, कंजूसी नहीं दिखानी इसमें। ये नहीं है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ, याद कर रही हूँ और शेयर नहीं करूँगी। ये आपकी जिम्मेदारी है, शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये आपकी जिम्मेदारी, आपको करोगे ताकि ये सभी बच्चों तक की क्लास जानी चाहिए। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है इस क्लास का, फ्री फोकट में आपको क्लास मिल रही है और अब क्लासेस में रेगुलर मिलेगी आपको। देखो आज से मैंने समास स्टार्ट किया है, समास मिलेंगे आपको, है ना। और जो कुंजल क्लासेस चैनल है, इस चैनल पे आपको कुंजल क्लासेज ये सर्च करना आप, है ना। इस चैनल पे आपको जीके की क्लासें मिलेगी, जीके, है ना। जीके, अब इसमें आपको राजस्थान का जीके भी मिलेगा, इंडिया जीके भी मिलेगा और वर्ल्ड जीके भी आपको मिलेगा, है ना। सभी से रिलेटेड आपको मिलेगा, है ना। तो जीके के लिए आप इस चैनल पे पढ़ सकते हो और संस्कृत के लिए आप NV संस्कृत क्लासेज चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब करके जो घंटी वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। उसको आप प्रेस करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दिखने में कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। बच्चे बोलते थे कि मैम छोटे लिखते हो आप, दिखता नहीं है, वो नहीं है। अब तो साफ दिख रहा है ना, बिल्कुल स्पष्ट। अब हम बात करते हैं समास के भेदों की, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। हमने व्युत्पत्ति जान ली, परिभाषाएं जान ली, वृत्ति किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, वृत्ति के भेद, विग्रह के भेद। और अब हम बात करते हैं, हमारे जो मेन मुद्दा है, मेन टॉपिक है, उसके ऊपर हम चलते हैं, समास के भेद। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखो आपकी वृत्ति से बनता है, विग्रह से बनता है, इनकी जो परिभाषाएं हैं उनसे बनता है, व्युत्पत्ति से बनता है। जो 4-5 क्वेश्चन हैं, सम सनम समाशय, ये परिभाषा है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब हम बात करते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने हैं? 5। कितने भेद है? 5। सबसे पहला आपका केवल समास। केवल समास का नाम आपने पहले बहुत कम सुना होगा छोटी क्लासों में, लेकिन केवल समास भी एक होता है। अब केवल समास क्या होता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है, यानी विशेष संज्ञा से मुक्त। इस समास में क्या होता है? विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, विशेष संज्ञा से मुक्त, विशेष संज्ञा से मुक्त होता है ना। विशेष संज्ञा से मुक्त होता है ना। तो हम बात करेंगे इसकी विशेष संज्ञा से मुक्त होता है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समाशय है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं अवयवी भाव समास। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इस समास से। जो बाकी के समास हैं, इन समासों से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इन समासों को देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखेंगे। इनमें सूत्र है, जैसे अवयवी भाव समास है, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, तो मैं आपको सूत्र बताऊंगी कि इन सूत्रों से आपके क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका जैसे तत्पुरुष समास है तो इनमें भी सूत्र है। अब जो क्रमधारी और आपका द्विगु समास होता है वो आपके तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ा जाएगा। द्वंद्व समास अलग है, बहुव्रीहि समास अलग है। तो अब अवयवी भाव समास तो इजी है, थोड़ा समझ में आ जाता है, लेकिन कर्मधारय समास और एक बहुव्रीहि समास, यहाँ बच्चे अटकते हैं। द्वंद्व की भी पहचान कर लेते हैं, द्विगु की भी पहचान कर लेते हैं, लेकिन तत्पुरुष की भी करीब करीब कर लेते हैं, लेकिन कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास ऐसे हैं कि वहाँ जाके बच्चे अटक जाते हैं। मेरी जैसे भी गच्चे खा जाते हैं। जो मैं संस्कृत की अपने आप को विदुषी मानती हूँ, तो मैं भी गच्चा खा जाती हूँ, लेकिन मैंने उनको इस तरीके से ऑपरेशन कर लिया एक एक शब्द का कि गच्चा खाने का नाम ही नहीं है, कि मैंने तो संस्कृत का ऑपरेशन कर लिया है, एक एक शब्द का, एक एक सूत्र का, है ना। कि जो चीज़ें हैं, जो सरल चीज़ें हैं संस्कृत में, जैसे छंद है, मैं कभी नहीं पढ़ती हूँ, छंद कभी पढ़ती ही नहीं हूँ मैं ज़िंदगी में, लेकिन मेरा कभी गलत होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। एग्ज़ाम होती थी तब मैं पढ़ती थी, मतलब कि 2 दिन छंद पढ़ती थी मैं एग्ज़ाम टाइम में, बस 2 दिन छंद पढ़ती थी,
क्लियर है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे संधि है तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, संज्ञा प्रकरण है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, धातु रूप है पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ऐसे हैं। जैसे अब आपका समास वाला टॉपिक है, आपका प्रत्यय वाला टॉपिक है, अलंकार वाला टॉपिक है, ये आपके थोड़े हार्ड टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इनका अगर आप ढंग से इनको पढ़ लेते हो तो फिर आपके इनके गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। अगर आप इस टॉपिक को 10 दिन पढ़ लोगे, समास वाले टॉपिक को, तो मैं गारंटी के साथ वादा करती हूँ कि आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं जाएगा। क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो उनके 150 में से 140 प्लस जाते हैं, 140 प्लस क्वेश्चन सही बैठते हैं। और कईयों के आप जैसे 100, हाँ मेरे 120 हो गए, 120, 125, 135 वालों का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, 140 प्लस होते हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो फिर अवयवी भाव समास। अब इस समास में क्या होता है कि जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद प्रधान, है ना, पूर्व पद प्रधान होता है, इतना ध्यान रखो आप। फिर अगला समास आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। अब इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। अब जो आपके दो समास होते हैं, एक तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक होता आपका द्विगु समास, द्विगु समास। ये दोनों समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इनको अलग से भेद नहीं मानते हैं, नहीं, अगर इनको अलग से भेद मानते हैं तो फिर 7 भेद हो जाते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ये दोनों समास पढ़े जाएंगे। इसलिए तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है तो इन दोनों का भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। क्लियर? उत्तर पद प्रधान। जब दादे का पद प्रदान हो रहा है तो बेटे पोते का भी पद प्रदान ही होगा, उत्तर पद ही प्रदान होगा। आप ये मान के चलो। आप अब ऐसे लोड लेना ही मत। जब दोनों तत्पुरुष समास के भाग है तो तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान होता है तो उनका भी श्योर सी बात है, डिप्रेशन लेने की जरूरत ही कहाँ है। फिर हम बात करते हैं अगले समास की, द्वंद्व समास। आपका चौथा समास है द्वंद्व, द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राम लक्ष्मण है, मैं लक्ष्मण हूँ, है ना, ऐसे, ठीक है। फिर अगला समास आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान। इसमें अन्य ही, ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है ना इसमें उत्तर पद प्रदान होता है, बल्कि अन्य ही अर्थ निकलता है ना। तो अब कल से हम केवल समास, केवल समास को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके क्वेश्चन अवयवी भाव समास से, तत्पुरुष समास से, कर्मधारय समास से, द्विगु समास से, द्वंद्व समास से और बहुव्रीहि समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार तो 9 से 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, अच्छे से क्लियर। मैं जो टॉपिक हार्ड है ना, जो टॉपिक हार्ड है, बच्चों को हार्ड लगते हैं, वो टॉपिक करवाऊंगी। चाहे 10 दिन लगो इस टॉपिक में, चाहे 20 दिन लगो, चाहे 15 दिन लगो, इस टॉपिक को इस तरीके से क्लियर करवाऊंगी। और बाद में इसके जो क्वेश्चन है ना, जो हार्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं, इजी तो सब कर लेते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, है ना। 150 क्वेश्चन करवाऊंगी
ताकि आपका अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए और यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। फिर आप एग्ज़ाम दे के, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दे के मुझे बोलना है कि हाँ मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समास क्लियर करवाया था, हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। और इस तरीके से मैं पूरे उदाहरण बताऊंगी आपको कि आपका एक भी उदाहरण बाहर नहीं जाएगा। मैं बताऊंगी वहाँ से एक भी उदाहरण बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।